हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ का थर्ड सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 12 टॉपिक हम प्रीवियस 2 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे जो एनटीपीसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन अ पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क के अंतर्गत। तो चर्चा करेंगे इसके बारे में। एक साउथ की एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रानी बेलू नाचियार जी के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है। साथ ही साथ चर्चा करेंगे इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। विंडफॉल टैक्स किससे संबंधित है जानेंगे इसके बारे में। अभी हाल ही में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो चर्चा करेंगे सियोम ब्रिज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेचुरल गैस होती है एक कंपोजिशन होता है हाइड्रोकार्बन का, जिसके अंतर्गत 95% एथेन होती है और रेस्ट अदर हाइड्रोकार्बन इसके अंतर्गत होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है एक रेगुलेटरी बोर्ड है, जिसके द्वारा अप्रूवल दिया गया है 20% बाय वॉल्यूम ब्लेंडिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन विद पाइप नेचुरल गैस के साथ। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है प्रोड्यूस की जाती है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसके अंतर्गत रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज का यूज किया जाता है फॉर द एनर्जी, जैसे कि सोलर, विंड एंड हाइडल पावर का। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो नेचुरल गैस है एक कंपोजिशन होता है हाइड्रोकार्बन का, जिसके अंतर्गत ऑलमोस्ट 95% एथेन होती है और रेस्ट अदर हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसके अंतर्गत 95% जो है मैथेन होती है, ना कि ईथेन। तो इसके अंतर्गत 95% मैथेन होती है और रेस्ट अदर हाइड्रोकार्बन इसके अंतर्गत होते हैं, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया है 20% बाय वॉल्यूम ब्लेंडिंग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिला सकते हैं आप पाइप नेचुरल गैस के साथ। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी जो अप्रूवल दिया गया है वह 5% बाय वॉल्यूम का दिया गया है, तो इसके कारण से ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और जिसके अंतर्गत यूज किया जाता है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का, जैसे कि आपकी सोलर, विंड एंड हाइडल पावर का। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी एनटीपीसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन अ पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क के अंतर्गत। ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया गया है एनटीपीसी कबास टाउनशिप सूरत के अंतर्गत, और ये एक जॉइंट एफर्ट है एनटीपीसी एंड गुजरात गैस लिमिटेड का। जो नेचुरल गैस है एक कंपोजिशन होती है हाइड्रोकार्बन का, और इसमें ऑलमोस्ट 95% जो होती है वह मेथेन होती है और रेस्ट अदर हाइड्रोकार्बन्स इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। जो पीएनजी होती है ये नेचुरल गैस के समान ही होती है, लेकिन इसमें कंज्यूमर के पास इसको पहुंचाने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क का यूज किया जाता है, इसलिए इसको पाइप नेचुरल गैस कहा जाता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोसेस की, तो इसके अंतर्गत इंटीग्रेशन किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का अभी जो एग्जिस्टिंग जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है उसके अंतर्गत, और जिसके कारण से इसका जो रिजल्टिंग जो ब्लेंड मिलता है उसका यूज किया जाता है हीट एंड पावर को जनरेट करने में। अगर हम बात करें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसके द्वारा अप्रूवल दिया गया है 5% बाय वॉल्यूम ब्लेंडिंग ग्रीन हाइड्रोजन, जो आप मिला सकते हैं पाइप नेचुरल गैस के साथ, और इसको आगे फेज वाइज मैनर में इसको पहुंचाना है 20% ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ हाइड्रोजन विद द पाइप नेचुरल गैस। इसके अलावा इसके जो हाइड्रोजन होता है इसके प्रोडक्शन मेथड के आधार पर इसको अलग अलग टाइप में इसमें डिफाइन किया जाता है। इसमें जैसे कि उसको ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन या पिंक हाइड्रोजन के रूप में, और ये इसका जो प्रोडक्शन मेथड होता है उसके अनुसार इनको अलग अलग रूप में डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पीएनजी के साथ जो ब्लेंडिंग की जा रही है हाइड्रोजन की, तो उसके बेनिफिट्स इसके अंतर्गत क्या होंगे। तो ये एक तरीके से CO2 के एमिशन को रिड्यूस करेगा, और जो इसके अंतर्गत जो नेट हीटिंग जो कंटेंट है उसके अंतर्गत आपका सेम रहेगा, लेकिन उसके द्वारा जो CO2 का एमिशन होता था वह उसके अंतर्गत रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ ये रिड्यूस करेगा हाइड्रोकार्बन जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है उसको, उसके बिल को ये सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करेगा।
साथ ही साथ ये हमारे फॉरेक्स को भी इंक्रीज करने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन केमिकल जो एक्सपोर्टर हैं वर्ल्ड के, तो वह इसके अंतर्गत हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसके संबंध में चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ये जो पाइप रहेंगे जो कि मेटल या पॉलीथीन के होते हैं, तो इन पाइप्स को वह नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ ये इसमें लीकेजेस जो रिस्क हैं वह हाई हैं, और इसके अंतर्गत हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी इन द इनिशियल स्टेज। इसके अलावा जो हमने बात की थी कि हाइड्रोजन के उनके प्रोडक्शन मेथड के आधार पर उसको अलग अलग टाइप में डिफाइन किया जाता है, तो सबसे पहले उसके जो प्रोडक्शन मेथड के आधार पर जो डिफाइन किया जाता है वह होती है ग्रीन हाइड्रोजन। जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है ये प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से। इसमें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और इसके अंतर्गत जो पावर का यूज किया जाता है वह रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इसमें यूज किया जाता है, जैसे कि सोलर, विंड या हाइडल पावर का। इसके अलावा जो ग्रे हाइड्रोजन जो होती है वह जनरेट की जाती है। इसमें जो पावर जो सप्लाई मिलती है वह फॉसल फ्यूल्स के द्वारा ली जाती है, जैसे कि कोल एंड गैस के द्वारा इसमें पावर सप्लाई ली जाती है। साथ ही साथ अभी अगर हम बात करें तो 95% ऑफ जो टोटल प्रोडक्शन है जो आपकी ग्रे हाइड्रोजन का साउथ एशिया में, तो वह 95% ये ग्रे हाइड्रोजन का ही है। इसके अलावा जो एक ब्लू हाइड्रोजन होती है जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वह बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स के द्वारा ही इसमें प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके उस जो कार्बन रिलीज होता है वातावरण में, तो उसको कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने दिया जाता, और उसको इकट्ठा करके जमीन के नीचे कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको स्टोर कर दिया जाता है। तो इसके लिए इसको ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। साथ ही साथ जो ब्राउन हाइड्रोजन होती है ये प्रोड्यूस होती है यूजिंग द कोल, और इसके अंतर्गत जो इमिशंस है वह एटमॉस्फेयर में ही वह रिलीज हो जाता है, तो इसलिए इसको ब्राउन हाइड्रोजन कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक तरीके की पिंक हाइड्रोजन भी होती है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वह न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा पावर्ड होता है, और इसमें जो पिंक हाइड्रोजन जो होती है वह न्यूक्लियर पावर के थ्रू इसको एनर्जी दी जाती है, जिसके कारण से इसको हम पर्पल हाइड्रोजन या रेड हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जो होती है एक टर्कोइज हाइड्रोजन होती है, जिसके अंतर्गत जो प्रोसेस होती है, एक तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू हम हाइड्रोजन जनरेट करते हैं, दूसरा एक तरीका यह है कि हम जो मेथेन है उसमें भी जो 4 हाइड्रोजन होते हैं तो उसके थ्रू भी हम इसके अंतर्गत हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो टर्कोइज जो हाइड्रोजन होती है इसमें जो प्रोड्यूस की जाती है हाइड्रोजन वह मीथेन के पायरोलिसिस के थ्रू की जाती है, और ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में जो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस की जाएगी, जिसकी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की जो वैल्यू प्रोड्यूस की जाएगी वह टर्कोइज हाइड्रोजन के थ्रू ही की जाएगी, और इसके अंतर्गत जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से इसको पावर दी जाएगी, और इसके अंतर्गत जो कार्बन रिलीज होगा उसको परमानेंटली ही कार्बन स्टोरेज जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको परमानेंटली स्टोर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आजकल एक और टर्म चलती है येलो हाइड्रोजन की, एक तरीके का न्यू फ्रेज है, जिसके अंतर्गत जो हाइड्रोजन के अंतर्गत जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है सोलर पावर के थ्रू, तो उसको येलो हाइड्रोजन कहा जाता है। इसके अलावा व्हाइट हाइड्रोजन भी होती है, जिसके अंतर्गत ये जो हमारी अर्थ के अंतर्गत जो डिपॉजिट्स होते हैं तो उसके अंतर्गत भी हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, तो उसके थ्रू उसको फ्रैकिंग मेथड के द्वारा उसको बाहर निकालना, और इस तरीके की जो हाइड्रोजन होती है वह व्हाइट हाइड्रोजन कहलाती है। ये अर्थ में नेचुरली ये पाई जाती है। तो ये हमने हाइड्रोजन के विभिन्न टाइप के बारे में बात की। अब हम देख लेते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में। जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2006 में अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 के द्वारा। ये जो रेगुलेट करता है रिफाइनिंग को, उससे के ट्रांसपोर्ट को, साथ ही साथ जो मार्केटिंग करना है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की तो उसको रेगुलेट करने का ये काम करता है। साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि इनफ सप्लाई अक्रॉस द कंट्री बनी रहे, साथ ही साथ इसके संबंध में फेयर ट्रेड हो, और कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का ये प्रयास करता है। साथ ही साथ जो ऑथराइज कंपनी है उसके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का ये प्रयास करता है। साथ ही साथ जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड रेगुलेटरी बोर्ड है इसके अंतर्गत एक चेयरपर्सन होता है, और इसमें एक मेंबर होता है जिसको जो कि लीगल मेंबर होता है, और 3 अदर मेंबर इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसके अंतर्गत टोटल 5 मेंबर होते हैं। साथ ही साथ इसके जो पावर है सिविल कोड की इसको पावर है, और इसमें जो बेंच बनती है उसके अंतर्गत जो एक लीगल मेंबर की जो हमने बात की, साथ ही साथ वन और मोर मेंबर इसके अंतर्गत नॉमिनेट किए जा सकते हैं चेयरपर्सन के द्वारा, जो यदि कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको डिसाइड करने का ये इस बेंच के द्वारा
इसमें प्रयास किया जाता है। तो इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा, इसको 2006 में इसको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसके अंतर्गत 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक चेयरपर्सन, एक लीगल मेंबर और 3 अदर मेंबर इसके अंतर्गत होते हैं, और इसको सिविल कोर्ट की पावर इसको प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नेचुरल गैस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये जो साउथ की एक पर्सनैलिटी है रानी वेलु नाचियार जी, तो उनके बारे में ये आपसे क्वेश्चन है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि वह एक फर्स्ट इंडियन क्वीन थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध को छेड़ा था। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इस पीरियड के अंतर्गत उन्होंने एक आर्मी फॉर्म की थी, साथ ही साथ अलायंस किया था हैदर अली के साथ, और इनका जो कैंपेन था वह लॉन्च किया गया था इन्होंने अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1780 में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि उन्होंने जो आर्मी बनाई थी वुमेन की, उसको कहा जाता था ओडायल। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि वे फर्स्ट क्वीन थी, फर्स्ट इंडियन क्वीन थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने आर्मी फॉर्म की थी, साथ ही साथ अलायंस किया था हैदर अली के साथ, और ये इनका जो उद्देश्य था कि लॉन्च करना कैंपेन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1780, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इनके द्वारा जो आर्मी ऑफ वुमेन बनाई गई थी उसको उदायल कहा जाता था, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑल। तो चलिए जान लेते हैं अभी ये चर्चा में क्यों रही। अभी 3 जनवरी को इनकी जन्म जयंती थी, तो उसके अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया गया, तो इसलिए इनका नाम चर्चा में आया। अगर हम बात करें रानी वेलु नाचियार जी की, तो इनको बीरामांगाई भी कहा जाता है, जिसका तमिल लैंग्वेज में अर्थ होता है एक ब्रेव वुमेन। इसके अलावा ये डॉटर थी किंग चेलामुथु विजय राघुंठा सेतुपति जी की, और ये जो किंग थे रामनाथपुरम के। इसके अलावा ये एकमात्र पुत्री थी सेतुपति जी की, तो इसके कारण से ये बनी क्वीन ऑफ द शिवगंगा स्टेट की, जो कि अभी प्रेजेंट डे में तमिलनाडु में स्थित है, और इन्होंने 1780 से 1790 तक वहां पर राज किया। इसके अलावा इन्होंने एक आर्मी बनाई वुमेन की, जिसको उदायल कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने फर्स्ट क्वीन थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ा। साथ ही साथ इन्होंने अलायंस किया था हैदर अली के साथ अगेंस्ट द ब्रिटिश 1780 में। अगर हम इनकी पर्सनैलिटी यानी कि उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें, तो एक ट्रेंड फाइटर थी वो, और साथ ही साथ उनकी जो प्रोफिशिएंसी थी वह काफ़ी लैंग्वेजेस में थी, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच और उर्दू वह लैंग्वेज जानती थी। इसके अलावा वह पर्सोनिफाई की जाती हैं एज अ वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में। साथ ही साथ उनका जो इंडोमिटेबल करेजेस थे और साथ ही साथ उनकी जो ब्रेवरी थी, वह एक तरीके से वुमेन को एम्पावर बनाने के लिए वह लोगों को प्रेरित करती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया रानी वेलु नाचियार जी के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है कि ये जो रिपोर्ट है वे किसके द्वारा रिलीज की गई है। तो रिपोर्ट का नाम है अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड रिपोर्ट। ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? क्या ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा यानी कि आईपीसीसी के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जो अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड रिपोर्ट है, ये रिलीज की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। जो अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग एंड ड्राईलैंड रिपोर्ट है, ये रिलीज की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये रिपोर्ट है ये प्रोड्यूस करती है जो फ्रेमवर्क है एफएओ का, जो ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम है, तो उसके लिए एक तरीके से ये रिपोर्ट बनाई गई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा गया जाए कि जो ग्रीन अर्बन ओएसिस जो प्रोग्राम है वे किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया था फॉर इम्प्रूव किया जा सके जो ड्राईलैंड सिटीज़ हैं उनके रेजिलियंस को बढ़ाया जा सके, उसमें जो क्लाइमेट चेंज है, जो हेल्थ, फूड एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको टैकल करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है कंट्रीब्यूट करता है एफएओस का जो ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया था 2020 में, तो उसको भी सपोर्ट करने का ये प्रयास करता है। और ये जो ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव जो शुरू किया गया है वह शुरू किया गया है कि जो लाइवलीहुड है यानी कि जो उनकी आजीविका है उसको इम्प्रूव करना, उनका वेलबींग को सुनिश्चित करना,
जो भी अर्बन एंड पेरी अर्बन जो पॉपुलेशन है उसके लिए, साथ ही साथ ये एटलीस्ट 100 सिटी अराउंड द वर्ल्ड नेक्स्ट 3 ईयर्स में उसको इसमें उनकी लाइवलीहुड और उनकी वेलबींग को बढ़ाने के लिए ये वर्क कर रहा है। तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया था 2020 में। इसके अलावा इस रिपोर्ट के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं। अगर हम बात करें एट द लैंडस्केप लेवल पर, तो इसके अंतर्गत जो प्लान है और इसमें जो ग्रीन स्पेसेस हैं उसके लिए एक जो सिलेक्टरी अदर जो प्लांट्स हैं उसमें जो लोकल एनवायरनमेंट और सिटी स्पेस के अनुसार उनको चूज करना चाहिए और उसके अनुसार ही उनको वहां पर उगाना चाहिए। साथ ही साथ कम्युनिटी लेवल की अगर हम बात करें तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाना चाहिए और कम्युनिटी के अंतर्गत उनका जो सेंस ऑफ ऑनरशिप होता है उसके प्रति, तो उसको बढ़ाए जाने की इसमें कोशिश की जानी चाहिए और उनको एनवायरमेंटल एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम गवर्नमेंटल लेवल की बात करें तो इसके अंतर्गत जो रोबस्ट एक मजबूत पॉलिसी और इसके अंतर्गत जो अर्बन ग्रीनरी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही अगर हम इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो सम ऑफ द 35% ऑफ द वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट सिटीज हैं जिसमें हमारा न्यू दिल्ली और कायरो भी इसमें शामिल है, ये एक तरीके से वर्ल्ड की ड्राईलैंड सिटीज के तौर पे बन गए हैं और ये इनमें हाई रिस्क है सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस का और जो लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा वर्षा की कमी और जो वाटर सप्लाईज है जो कि एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है रैपिड जो अर्बनाइजेशन हो रहे हैं उसके कारण से। साथ ही साथ ये एक तरीके से ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, जो भी इसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो उसके लगातार डिग्रेडेशन इसके अंतर्गत होता जा रहा है। इसके अलावा अर्बन फॉरेस्ट्री और जो ग्रीनिंग जो स्ट्रेटजीज हैं वह अभी भी पूरी तरीके से इन ड्राईलैंड सिटीज के अंतर्गत अभी भी अपनाई नहीं गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो ड्राईलैंड रीजन की बात की जा रही है तो ड्राईलैंड को एक तरीके से एरिडिटी इंडेक्स के रूप में इसको देखा जाता है। इसमें जो रेशियो होता है, जो एनुअल जो बारिश हो रही है, एनुअल प्रेसिपिटेशन वहां पर जो हो रहा है, साथ ही साथ उसका जो रेशियो होता है वह मीन एनुअल पोटेंशियल जो एवेपो ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है तो उसके बीच में जो अनुपात होता है उसको कहा जाता है एरिडिटी इंडेक्स। यानी कि जो रेनफॉल हो रहा है और जो एवेपो ट्रांसपिरेशन जो उसके अंतर्गत हो रहा है तो उनके बीच में जो रेशियो कहा जाता है वह एरिडिटी इंडेक्स होता है और जो इसके अंतर्गत देखा गया वह इसमें नोट मोर देन होना चाहिए 0.65, तो उस एरिया को कहा जाता है ड्राईलैंड रीजन। तो जिसका एरिडिटी इंडेक्स 0.65% से कम होगा तो वह एरिया क्या कहलाएगा, ड्राईलैंड रीजन। और ये अनुपात होता है वहां पे जो प्रेसिपिटेशंस है उसके बीच में, साथ ही साथ एवेपो ट्रांसपिरेशन जो वहां पर हो रहा है उनके बीच में रेशियो ये होता है। इसके अलावा इसमें जो ड्राईलैंड है ये 41% ऑफ अर्थ की लैंड सरफेस को ये डिनोट करता है, जो कि होम है 2 बिलियन पीपल का। और इसके अंतर्गत जो 90% जो लाइव है वह एक तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज में है और मेनली ये है आपकी अफ्रीका एंड एशिया में। तो इसके अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एरिडिटी इंडेक्स का कि ये नॉट मोर देन होना चाहिए 0.65%, तो वह ऐसा एरिया कहलाता है ड्राईलैंड रीजन। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इस रिपोर्ट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन साइंस कांग्रेस से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक तरीके की एनुअल गैदरिंग होती है रिसर्चर्स की। इसके अंतर्गत जो कंट्री ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसकी जो फोकल थीम थी इस ईयर की इंडियन साइंस कांग्रेस की तो वह थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक एनुअल गैदरिंग होती है रिसर्चर्स की इन द कंट्री और जो ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन साइंस कांग्रेस अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि ISCA के द्वारा। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसकी जो फोकल थीम थी इस ईयर की इंडियन साइंस कांग्रेस की तो ये थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इंडियन साइंस कांग्रेस ये 2023 ये अभी आयोजित की गई और इसका जो नंबर था 108 था। इसके अलावा जो फर्स्ट सेशन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का ये किया गया था आयोजित 1914 में, और जो अभी 108 जो एनुअल सेशन हुआ इंडियन साइंस कांग्रेस का तो ये आयोजित किया गया राष्ट्र संत तुकोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में।
इसके अलावा ये सेलिब्रेट किया जाता है सेंटेनरी इन दिस ईयर। जो ये यूनिवर्सिटी है उनकी भी इस बार जो सेंटेनरी इस बार आयोजित की जा रही है, इसलिए इसके अंतर्गत इसको आयोजित किया गया। इसके अलावा जो फोकल थीम है इस जो इंडियन साइंस कांग्रेस की, वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट है, और इसके अंतर्गत जो फोकस किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट पे, और इसके अंतर्गत जो डिस्कशन किए गए जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो उस तरीके के डिस्कशन इंडियन साइंस कांग्रेस के अंतर्गत हुए। और इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वह है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, जो कि एनुअल रूप पे इंडियन साइंस कांग्रेस को आयोजित करती है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो इंडियन साइंस कांग्रेस है 2023 के अंतर्गत ये आपका वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है, और इसके अंतर्गत जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके बीच पे ये डिस्कशन का विषय रहा कि वुमेन एम्पावरमेंट जैसे कि हमारी जो साइंस टेक्नोलॉजी और जो इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जिसको हम स्टेम कहते हैं, तो उसके अंतर्गत उनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ उनके एजुकेशन, रिसर्च, उनकी अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, उसको इनके अंतर्गत इंक्रीज किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जो कि विटनेस करता है एक तरीके से लेक्चर बाय रिनाउंड जो वुमेन साइंटिस्ट थी इसके अंतर्गत आयोजित किए गए। साथ ही साथ सेवरल अदर प्रोग्राम भी इसके अंतर्गत आयोजित किए गए, जैसे कि आपका चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस भी इसके अंतर्गत आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत जो भी आपके स्टिमुलेट कर सकें साइंटिफिक टेम्परामेंट और उनके बीच में जो साइंटिफिक इंटरेस्ट है बच्चों के बीच में, तो उसको इंक्रीज किया जा सके, तो इसलिए चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस आयोजित की गई। साथ ही साथ इसमें जो फार्मर साइंस और कांग्रेस भी इसके अंतर्गत आयोजित की जाएगी, जिसके अंतर्गत ये इंप्रूव करेगा बायो इकोनॉमी और अट्रैक्ट करेगा कि यूथ एग्रीकल्चर से जुड़ सके। साथ ही साथ इसके अंतर्गत ट्राइबल साइंस कांग्रेस भी इसके अंतर्गत आयोजित की जाएगी, जिसके अंतर्गत ये प्लेटफॉर्म रहेगा साइंटिफिक डिस्प्ले ऑफ जो इंडिजिनियस जो उनकी एंशिएंट नॉलेज होती है ट्राइबल्स की, तो उसको इसके अंतर्गत डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही साथ ये फोकस करेगा कि जो ट्राइबल वुमेन है उनका भी एम्पावरमेंट हो सके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंडियन साइंस कांग्रेस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो UIDAI है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि स्टैब्लिश की गई थी अंडर द प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये इशू करती है ओनली ईच सिटीजन, जिसके अंतर्गत 12 डिजिटल यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है जिसको हम आधार बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो UIDAI है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है और इसको स्टैब्लिश किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये अंडर द वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जिसको हम माइटी मिनिस्ट्री के रूप में जानते हैं। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये इशू किया करता है ओनली ईच सिटीजन 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी, जिसको हम आधार कहते हैं, तो ये केवल सिटीजन्स को नहीं जबकि रेसिडेंट्स जो होते हैं उनके लिए रिलीज किया जाता है, और ये 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जिसको आधार कार्ड कहा जाता है। तो ये केवल सिटीजन्स के लिए नहीं रहता बल्कि ये जो रेसिडेंट है इंडिया के उनके लिए ये रिलीज किया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा B1 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। अभी UIDAI के द्वारा एक तरीके से जो रेसिडेंट जो फ्रेंडली फैसिलिटी इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके कारण से जो आपका जो एड्रेस है आधार को ऑनलाइन के अंतर्गत उसमें जो अपडेट कर सके एड्रेस को, और इसमें जो विद जो कंसेंट लिया जाएगा वह हेड ऑफ फैमिली का इसके अंतर्गत लिया जाएगा। साथ ही साथ ये हेल्प करेगा जो रिलेटिव्स हैं रेसिडेंट के जिनके पास अपना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है कि वे अपना एड्रेस को इसके अंतर्गत अपडेट कर सकें अपने नाम पर, तो इसके अंतर्गत वे अपने रिलेटिव के एड्रेस के तहत उसको रजिस्टर करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें UIDAI की, तो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत, और ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। साथ ही साथ इसका जो कलेक्टिव जो डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करना, जो कि किसकी कलेक्ट करती है, रेसिडेंट की, ना कि केवल सिटीजन की।
और ये स्टोर डेटा है वह सेंट्रल डेटाबेस के अंतर्गत उसको स्टोर करती है और इशू करती है ईच रेसिडेंट को 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी, जिसको हम आधार बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया UIDAI के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंडफॉल टैक्स से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि विंडफॉल टैक्स एक लोअर टैक्स रेट होती है जो कि सडन बिग लॉसेस अगर होते हैं तो उस टाइम पर पर्टिकुलरली कंपनी और या आपकी इंडस्ट्री पर ये टैक्स लगाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये लिवाइट होता है कि आप एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्सेस प्रॉफिट का। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि एक विंडफॉल टैक्स एक लोअर टैक्स रेट होती है जो कि सडन बिग लॉस होने के कारण कंपनी या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिग लॉस होने के कारण ये टैक्स रेट कम कर दी जाती है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक हायर टैक्स रेट होती है और अगर किसी कंपनी को हायर उसके अंतर्गत प्रॉफिट होता है तो उसके अंतर्गत इसमें इसको इम्पोज किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हायर टैक्स रेट होती है और उसको लॉस नहीं बल्कि हायर प्रॉफिट उसके अंतर्गत होता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक तरीके से जो एक्सेस प्रॉफिट है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। गवर्नमेंट ने अभी रेज कर दिया है विंडफॉल टैक्स को जो भी डोमेस्टिक जो क्रूड है और जो डीजल एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए। अगर हम बात करें ये प्राइमरली जो है ये लिबाइट किया जाता है ऑन द कंपनी और इसके अंतर्गत जो टारगेटली जो इंडस्ट्री है जिसके जो बेनिफिट्स हैं मोस्ट फ्रॉम द जो इकोनॉमिक विंडफॉल के तहत आते हैं, यानी कि उसने उस प्रॉफिट के लिए कोई एक्स्ट्रा उसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ना ही उसके लिए कोई एफर्ट किया है, लेकिन उसको जो मार्केट में रेट बढ़ने के कारण उसको एक्सेस प्रॉफिट होने लगा है, तो उस एक्सेस प्रॉफिट पर गवर्नमेंट एक तरीके से हायर टैक्स ऑफ रेट इम्पोज कर देती है जिसको कहा जाता है विंडफॉल टैक्स। साथ ही साथ इससे पहले भी विंडफॉल टैक्स को अनाउंस किया गया था जो डोमेस्टिक जो क्रूड प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए, क्योंकि उस समय जो ग्लोबल क्रूड की जो प्राइस थी, जो प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसके कारण से इन्होंने उस पर जो टैक्स लगाया था विंडफॉल टैक्स, जिससे कि रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, जो एक्सेस प्रॉफिट है उसका पुनर्वित्तीकरण किया जा सके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया विंडफॉल टैक्स से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सियोम ब्रिज से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सियोम ब्रिज है एक स्टेट ऑफ द आर्ट है, 100 मीटर लॉन्ग सुपर स्ट्रक्चर है जो कि सियोम रिवर पर बनाया गया है इन आसाम। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सियोम रिवर है एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सियोम रिवर है ये फ्लो करती है थ्रू द वेस्टर्न बॉर्डर, बनाती है मोलिंग नेशनल पार्क का। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो सियोम ब्रिज है एक स्टेट ऑफ द आर्ट है, 100 मीटर लॉन्ग सुपर स्ट्रक्चर है ओवर द सियोम रिवर्स और ये आसाम में स्थित है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये आसाम में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो सियोम रिवर है एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो सियोम रिवर है ये फ्लो करती है थ्रू द वेस्टर्न बॉर्डर, बनाती है मोलिंग नेशनल पार्क का, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा 2 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी जो सियोम रिवर ब्रिज को इसको इनॉग्रेट किया गया है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इन अरुणाचल प्रदेश, और इसके अंतर्गत उसके साथ साथ अन्य 27 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी उन्होंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो बनाए गए हैं उसको भी इनॉग्रेट उन्होंने किया। साथ ही साथ अगर हम बात करें सियोम ब्रिज की, तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट 100 मीटर लॉन्ग ये एक तरीके का क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर है जो कि सियोम रिवर पर बनाया गया है इन द अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें सियोम ब्रिज की, तो एक तरीके से ये फैसिलिटेट करेगा फास्टर इंडक्शन ऑफ द ट्रूप्स जो कि हैवी इक्विपमेंट के साथ वहाँ पर जा सकते हैं, जैसे कि हॉबिचर या आपके जो मैकेनाइज्ड जो व्हीकल्स होते हैं उनके साथ वह इन डिस्ट्रिक्ट में वह जा सकते हैं।
ये स्ट्रेटेजिकली भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो वाला एरिया है जो कि एलएसी से लगता है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो हैवी इक्विपमेंट्स हैं उनका आसानी से उनको फैसिलिटेट किया जा सके, उनको इंड्यूस किया जा सके इस रूट पर। तो इसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्योम रिवर की, तो ये एक तरीके की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, जो कि एक तरीके से लैटिट्यूडनली फ्लोइंग करती है इन अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें रिवर सियांग की, तो जो सांगपो इसके अंतर्गत ज्वाइन होती है स्योम रिवर के अंतर्गत इन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो जो सियांग रिवर है वह मिल जाती है स्योम रिवर में। साथ ही साथ ये फ्लो करती है, वेस्टर्न बॉर्डर बनाती है मोलिंग नेशनल पार्क का, जो कि स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये स्योम ब्रिज इस तरीके से ये बनाया गया है स्योम रिवर के ऊपर। यहाँ पे आपको यिंगकियांग रोड भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये अंडर द कंट्रोल वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, और ये एक तरीके से 2015 से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये रोड कंस्ट्रक्शन और जो कनेक्टिविटी वाली जो जहाँ पर डिफिकल्ट होता है कि वहाँ पर एक्सेस किया जा सके, वहाँ पर ऐसी रोड कनेक्टिविटी नहीं है बॉर्डर एरियाज में, तो उसके लिए रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने का ये प्रयास करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो स्टाफ होता है ऑफिसर्स का, जो ट्रूप्स इसके अंतर्गत होते हैं, इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से उनको लिया जाता है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जो आर्मी सर्विस जो कॉर्प्स होते हैं उसके अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग सर्विस और जो पर्सनल्स रहते हैं जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्सेस से, तो उनको भी इसमें पेरेंट कैडर के रूप में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और करेंटली ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटेन कर रही है ऑपरेशन लगभग 21 स्टेट्स में और एक यूटी अंडमान निकोबार में। इसमें जो नेबरिंग कंट्री हैं हमारी जैसे अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार और श्रीलंका के अंतर्गत भी इसके द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, तो ब्रह्मपुत्र का मतलब है सन ऑफ ब्रह्मा, और इसके अंतर्गत जो ब्रह्मपुत्र है एक सोर्स है, जिसके अंतर्गत हम इसके सोर्स की बात करें तो चैम यांगडोंग जो ग्लेशियर है उससे ये इसका जो सोर्स है, जो कि आपके साउथ वेस्टर्न तिब्बत के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये एक वेरी क्लोज सोर्स है, जो कि सोर्स है आपका इंडस एंड सतलज का। इसके अंतर्गत जो मरियामला जो पास है वह सेपरेट करता है सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र को फ्रॉम द मानसरोवर लेक। इसके अलावा इसमें तिब्बत में ये पास होती है जो डिप्रेशन है, जो इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन बोला जाता है, जिसको आईटी एस्टेट बोला जाता है, जिसके अंतर्गत ये जो ग्रेट हिमालय है इन द साउथ और जो कैलाश रेंज है इन द नॉर्थ में, तो उसके बीच में ये फ्लो होती है। साथ ही साथ ये फ्लो होती है इन द यारलंग सांगपो रिवर के रूप में अक्रॉस द सदर्न तिब्बत के अंतर्गत। साथ ही साथ ये वहाँ पर हिमालय के अंतर्गत कई सारे बड़े बड़े गॉर्जेस बनाती है। इसके अलावा जब ये अरुणाचल प्रदेश में इसको ये प्रोड्यूस जब ये एंटर करती है तो इसको यहाँ पर दिहांग कहा जाता है। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है और जो बेस्ट ऑफ द टाउन है सादिया, और जो दिहांग के अंतर्गत ये टर्न करती है साउथ वेस्ट रीजन में, जिसके अंतर्गत ये ज्वाइन होती है। इसके अंतर्गत जो दो माउंटेन स्ट्रीम इसके अंतर्गत मिल जाती हैं, जो है लोहित एंड दिबांग। अगर हम बात करें इसका जो कन्फ्लुएंस होता है रिवर का, तो उसको यहाँ पर अब जाना जाने लगता है ब्रह्मपुत्र के रूप में, जब इसके अंतर्गत लोहित एंड दिबांग इसके अंतर्गत मिल जाती हैं तब। इसके अलावा इसमें ये बांग्लादेश में भी फ्लो करती है, जिसको वहाँ पर जमुना रिवर के रूप में जाना जाता है। और जब इसके अंतर्गत गंगा मिल जाती है इन द सुंदरबन डेल्टा के पास, तो इसको फिर वहां पर जमुना रिवर, साथ ही साथ जो बिगेस्ट और जो स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो बिगेस्ट जो इस आइलैंड है यहाँ पर वह माजुली रिवर आइलैंड है, और जो छोटा जो इसमें सबसे छोटा है वह उमनांदा इसके अंतर्गत आपको रिवर आइलैंड देखने को मिलेगा, और ये दोनों ही आपके आसाम में स्थित है। साथ ही जब जमुना रिवर जब गंगा से जब मिलती है तब उसको बाद में पद्मा कहा जाने लगता है। फिर मेघना रिवर जब उससे मिलती है तो मेघना रिवर के साथ वह एक तरीके से मेघना रिवर के रूप में बाद में इसको जाना जाता है। इसके अलावा डिब्रूगढ़, पासीघाट, नेमाती, तेजपुर, गुवाहाटी और कुछ इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स हैं इस रिवर के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये यारलुंग जांगपो से इसका एक उद्गम है, और ये आपको यहाँ पर टर्न देखने को मिलेगा जब इसमें लोहित इसमें रिवर मिलती है, तो इसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाने लगता है। फिर इसके बाद ये जमुना रिवर के रूप में बांग्लादेश में, तीस्ता भी इसकी सहायक नदी है। फिर ये पद्मा
और लास्ट में ये मेघना के रूप में जानी जाती है। और जो इसका एंड आपको देखने को मिलेगा वह बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत माउथ ऑफ गंगास के रूप में, जहां पर आपको सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो इसकी जो लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं वह है लहासा रिवर, न्यांग रिवर, पालुंग जांगपो रिवर, लोहित रिवर, धनसिरी रिवर और कोलोंग रिवर। इसके अलावा राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं वह है कामेंग रिवर, मानस रिवर, बेकी रिवर, रायडेक रिवर और जालादाक रिवर, तीस्ता रिवर एंड सुबनसिरी रिवर। इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सियोम ब्रिज से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।